कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी रही है, इनके पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करें आपको बताते चलें कि हिंदू जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता इतना बड़े सभ्यता है कि इसके बारे में बखान करना बहुत ही लंबा टाइम हो जाएगा। कुछ छोटा टाइम में कोशिश करेंगे कि जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण चीज आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जितनी जानकारी है वो सारे के सारे देने के प्रयास करेंगे। आज हम समान ज्ञान लेकर आए हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कलकत्ता के लोथल और चिन्हू दड़ो, कलकत्ता के आलमगीरपुर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी सारे के सारे बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इन सभी चीज को हम लोग जानेंगे, ये लूसेंट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लूसेंट। जो लूसेंट हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, इसमें लूसेंट से ही लिया गया चीज है। जो आपको लूसेंट पढ़ने से बिल्कुल जैसे जितना फायदा होता है, वो चीज आपको लूसेंट का ही चीज मिल रहा है, जो आज हमारे यहाँ से मिल रहा है। चलिए शुरुआत अगर करें तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जाने तो हमको पता होना चाहिए, या आपको भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कितने सभ्यता अभी तक मिले हैं। तो 4 सभ्यता मिले हैं। कितने सभ्यता मिले हैं? 4 सभ्यता अभी तक मिले हैं, जिसमें पहला स्थान आता है कहा मेसोपोटामिया का। क्या आता है? मेसोपोटामिया का सबसे पहला स्थान आता है। दूसरा आता है मिस्र का, और तीसरा आता है भारत, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जानते हैं। और चौथा आता है चीन की सभ्यता। क्या आता है? चीन की सभ्यता। ये 4 सभ्यता में सबसे पहला, सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया का है। किसका है? मेसोपोटामिया का सभ्यता जो है, जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है मिस्र की सभ्यता, उसके बाद भारत और चीन की सभ्यता आपको मिलता है। 4 सभ्यता है जो आपको पूरे दुनिया का सबसे पुराना और अभी तक खोजे गए सभ्यता में ये 4 सभ्यता आए हैं। जिसमें आपको बताते चले कि जितने सभ्यताएं हैं, सारे के सारे सभ्यता नदियों के किनारे बसा हुआ करते थे। कहाँ बसते थे? नदी के किनारे। अगर बात करें कि मेसोपोटामिया जो है, तो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है, जिसमें कहता कि दजला एवं फरान नदी के किनारे बसे बसे थे। अगर दूसरी बात करें अगर मिस्र सभ्यता की, तो मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे हुआ करती थी। और भारत की अगर बात करें तो भारत का जो सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहें, तो सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, यानी तीसरा नंबर में। चौथा नंबर की अगर बात करें चीन की सभ्यता, तो ये होएंग हो सभ्यता, यानी होएंग हो जो नदी है, उस नदी के किनारे चीन की सभ्यता आपको मिल जाएगी। अगर इसी में बात करें तो आपको बताते चले कि हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया में सबसे पहले जो अगर बात करते हैं इसकी भारत की सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु की सभ्यता में आपको बताते चले कि पहले के लोग जो थे, सिंधु घाटी में जो रहने वाले लोग, उन्होंने सबसे पहले, या दुनिया के सबसे पहला जो धातु तत्व खोजा गया था, वो आपका क्या खोजा गया था? वो आपका तांबा खोजा गया था। क्या खोजा गया था? तांबा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, तांबा का जो बात करें तो तांबा का ऐसा हम लोग जानेंगे कि तांबा ऐसा तत्व है, धातु है, जो दुनिया का सबसे पहला धातु है जो खोजा गया था। और इसको मिला करके तांबा और इसके साथ में हम लोग कहता है टीन को, तांबे के साथ में टीन को मिला करके, टीन बिल्कुल याद रखेंगे, तांबे के साथ में टीन को मिला करके और कांसा तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? कांसा। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि कांसा का सभ्यता भी इसको हम लोग कहते हैं, या कांसा युग सभ्यता कहते हैं। कांसा युग बिल्कुल याद रखें, कांसा युगीन सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को कांसा युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस समय यह सिंधु के सभ्यता में ही कांसा का खोज किया गया था, जो तांबे और टीन को मिलाने के बाद कांसा बनाया गया था। और आपको बताते चले कि कांसा, जिसको हम लोग अभी के जमाने में अगर बात करें तो अभी हमारे एरिया में, या हम लोग जो मानते हैं, तो कांसा हम लोग किसको बोलते हैं? जिससे टंझन की आवाज ज्यादा हो, घंटी में प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, जिसे हम लोग फूल का बर्तन कहते हैं, या फूल के बर्तन बनाए जाते हैं। और कांसे के बर्तन से, कांसे के धातु से ये बर्तन बनाने का प्रयोग, या किसी मूर्ति के बनाने का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता था। चलिए आगे अगर शुरू करते हैं तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सिंधु सभ्यता लगभग 2400 से लेकर 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है।
ये आप देखेंगे कहीं कहीं या किसी किसी बुक में देखेंगे तो ये सभ्यता का जो युग है ये आपको थोड़ा कम बेसी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल याद रखेंगे ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में एक माना जाता है सिंधु की सभ्यता। अगर बात करें तो इसे मापने के जो मात्र होता है वो C14 द्वारा पता लगाया गया है। और अगर आगे की बात करें हम लोग तो ये जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का खोज कहता है कि राय बहादुर कहता है कि दयाराम साहनी ने किया था। कौन किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता इसे भी हम लोग कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता में रखा गया है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी जो होते थे वो द्रविड़ और भूगर्भीय भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय मतलब भूमि के अंदर रहने वाले या सागर के आसपास में रहने वाले जो लोग थे वो रहते थे। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद में अगर चौहद्दी की बात करें, सबसे पहले कि इसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन शहर यानी कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसकी अगर बात करें तो बिल्कुल याद रखेंगे सिंधु सभ्यता के चौहद्दी के बारे में। जो चौहद्दी जानना बिल्कुल जरूरी है, तब तो हमें पता चलेगा कि सिंधु सभ्यता आखिर है कहाँ, कहाँ पे आखिर मिलता है, ये किस नदी के किनारे है, कहाँ पे ये पड़ता है। तो अगर बात करें तो इसके उत्तर में सिंधु सभ्यता के यानी सिंधु के सभ्यता के उत्तर में आपका मिल जाता है मांदा, जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। और जम्मू कश्मीर भी आपको बताते चले कि ये चेनाब नदी के पास आता है। कहाँ आता है? चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है। आगे अगर बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में दाइमाबाद, कौन? दाइमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये प्रवरा नदी के किनारे यानी कि जो गोदावरी नदी के सहायक नदी गोदावरी नदी है, जो इसके सहायक नदी है, वहां पर आपको इसके बस किनारे मिलते हैं। अगले अगर बात करें पूरब में, तो पूरब में कौन सा शहर मिलते हैं? पूरब में आपको बता दें कि आलिमगीरपुर जो है, आलिमगीरपुर जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में मिलता है। और ये जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी के? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली अगर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में देखिए सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिम में कौन सा शहर मिलता है? तो वो सभ्यता जो है जो सूत का गेंडा कहता है कि सूत का केंडोर जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। और एक दशक या दास नाम के नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगर बात करते हैं इसकी बहुत अच्छे से, तो आपको बताते चले कि सिंधु सभ्यता जो है ये 3 देश में मिलता है बाबू, 3 देश से ये जुड़ा हुआ है। कौन कौन देश? तो बिल्कुल याद रखेंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान से अगर लेते हैं तो बिल्कुल याद रखेंगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान है ना, और अफगानिस्तान। ये 3 देश को मिला करके, 3 देश यहाँ पर मिला करके याद रखेंगे, 3 देश के मिला करके, और ये सभ्यता 3 देश से मिला हुआ ये सभ्यता है सिंधु सभ्यता। आगे अगर बात करते हैं तो अगला बात हम लोग समझेंगे और ये सबसे महत्वपूर्ण वाली बात रहेगा, ये हमारा सिंधु सभ्यता का नक्शा है। और सिंधु सभ्यता का जो नक्शा है ये सबसे पहली बात अगर करें तो ये अंग्रेज द्वारा बनाया गया है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, है ना। आगे अगर बात करते हैं तो बिल्कुल याद रखेंगे सिंधु सभ्यता की आखिर शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता चला कि सिंधु सभ्यता भारत में स्थित था। तो इसकी अगर खोज की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजी शासक जो थे, अंग्रेज के चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति आए, जो यहाँ पर आए घूमने के लिए, और घूम करके देखे तो यहाँ पर कुछ कुछ उनको अवशेष मिले सिंधु सभ्यता का। तो वहां पर खोजे और पता चला उनको 1826 ईस्वी में। कब पता चले? उनको 1826 ईस्वी में, बिल्कुल याद रखेंगे 1826 ईस्वी में उनको पता चला कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता नाम करके एक सभ्यता हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने जो है 1842 ईस्वी में इन्होंने बताया, यानी कि एक पेपर में, जिसको कहते हैं न्यूज पेपर में छपवाना, सबको प्रकाशित, पूरी दुनिया को जानकारी दी कि सिंधु सभ्यता नाम का यहाँ भारत में एक सभ्यता हुआ है ना, हुआ करता था, जो बहुत पुराना है। 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक वो सभ्यता मानी जाती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा खोज विचार होने के बाद इसके बारे में खुद पता चला। उसके बारे में अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता की अगर पूरी जानकारी ले तो इसके पूरी चौहद्दी तो हम लोग जाने, अब जानेंगे कि इसके उत्तर से लेकर के और उत्तर से दक्षिण के बीच की अगर चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की अगर चौड़ाई देखा जाए तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि 1400 किलोमीटर होती है।
अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 मीटर होती, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल याद रखेंगे, आज नहीं, पहले के जमाने में ऐसा क्षेत्रफल माना जाता था। आज बहुत पहले, तो धीरे धीरे पहले खोज नहीं हुआ था, इसीलिए 12 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर पहले के जमाने की बात था कि पहले 12 या 13 लाख, 12 लाख या 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल याद रखेंगे, वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल हुआ करता था। लेकिन आज की अगर वर्तमान की बात करें, तब वर्तमान में इसकी क्षेत्रफल बढ़ करके और 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। कितने लाख हो गया है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल याद रखेंगे, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगर इसकी पूरी जानकारी हम लोग देखें, तो इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार आकृति की, कैसी आकृति की? त्रिभुजाकार आकृति की सिंधु सभ्यता थी, है ना। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बताएं कि इसके उत्तर में यानी सबसे ऊपर में अगर बात करें तो मांडा है, दक्षिण की अगर बात करें तो दैमाबाद है, और पूर्व की बात करें तो आलिमगीरपुर जो है, और अगर हम लोग पश्चिम की बात करें तो सुतकान गेंडोर है ना, जो आपको पाकिस्तान में पड़ता है। इतने भाग में ये फैला हुआ है, ये त्रिभुजाकार, बिल्कुल इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर भारत के नक्शा पर इसको अगर देख लिया जाए, तो भारत के नक्शा पर बिल्कुल इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए बिल्कुल दिखा देते हैं आपको भारत के नक्शा पर कि किस तरह से इसको देख सकते हैं। भारत का हमारा ये नक्शा यानी कि मानचित्र है, जो इस पे बिल्कुल देखा जा सकता है, और ये हम अगर इस पे देखा जाए तो बिल्कुल अच्छे से हम देख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमारा मांडा है, जो हमारे बिल्कुल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। उसके अगर नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आलिमपुर पड़ जाता है। कहाँ पड़ता है? आलिमपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आलिमपुर, जो उत्तर प्रदेश में। और अगर हम लोग नीचे की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखेंगे दैमाबाद आपका आता है। क्या आता है? दैमाबाद। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और सबसे अगर इस तरफ अगर हम लोग अगर चल जाए, त्रिभुजाकार एरिया में अगर जाते हैं, तो ये जो कोना होता है जो पाकिस्तान में आपका पड़ता है, जो सुतका गेंडोर होता है, सुतका गेंडोर आपका होता है। तो इस तरह से त्रिभुजाकार, बिल्कुल वैसे चतुर्भुजाकार लग रहा है लेकिन है ये त्रिभुजाकार। और ऊपर से नीचे यानी उत्तर से लेकर के और दक्षिण की जो चौड़ाई है वो हम लोग जानेंगे 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। क्लियर? चलिए इतनी बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और ये हमारे सभ्यता बिल्कुल आज भी खोज होते आ रहा है। सारे शहर के बारे में बताएंगे, कौन कौन शहर कब कब खोज किया गया और कौन कौन से नदी के किनारे बसा हुआ वो शहर था। आपको बताते चले कि आज तक के लगभग 1500 से ऊपर शहर पूरे खोजे जा चुके हैं। 1500 प्लस शहर है जो खोजा जा चुका है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया था सिंधु सभ्यता का। इसकी बात अगर करें कि पूरे अगर भारत की बात किया जाए, तो भारत में अगर बात करें तो ये लगभग 900 सभ्यता जो है ये हमारे भारत में, और बाकी कुछ सभ्यताएं जो है वो अफगानिस्तान में या इधर उधर अभी नहीं खोजा जा चुका है। और इतना में लगभग 500 प्लस सभ्यता जो है ये पाकिस्तान में 500 प्लस सभ्यता मिलता है। और बाकी 900 सभ्यता में आपको 400 सभ्यता अभी पूरा बड़ा बड़ा जो शहर है वो बिल्कुल खोजा जा चुका है। बाकी कुछ सभ्यता अभी रह गया है जो भी नहीं खोजा जा चुका है। आगे अगर बात करें तो सबसे बड़ा, अगर इस सभ्यता में अगर बात करें सबसे बड़ा नगर की, कि सबसे बड़ा नगर आखिर कौन है, तो सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो इस सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो है वो धौला है। कौन है? धौला हो जाएगा, है ना। बिल्कुल याद रखेंगे, सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा? धौला हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे हम लोग। क्लियर? तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, धौला बिराह जो सबसे बड़ा नगर आता है। यहाँ पर पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की यहाँ पर जो अथी बना हुआ था, मकान बनते थे, पक्की और कच्ची दोनों ईंटों से बनाए जाते थे। और पहले के जमाने के ईंट की बिल्कुल बात करें सबसे अलग प्रकार से, आज के ईंट से बहुत अलग थे। उस समय के जमाने की अगर बात करें तो पहले के जमाने की जो ईंट होती थी वो 4:2:1 के अनुपात में बिल्कुल विभक्त थे। ये ईंटों की बाबू अनुपात है, लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई की बात करें तो 1। तो इस अनुपात में वहां के जो अथी थे, ईंट थी, ये अनुपात में बिल्कुल मिलते थे। ये पक्की और कच्ची दोनों ईंटें मिलती थी। पक्की ईंटों से बड़े बड़े विशाल विशाल महल और जो होते बड़े बड़े राजा महाराजा का किला बनाया जाता था। और जो कच्ची ईंटें होती थी, कच्ची ईंटें से छोटे मोटे जो हम लोग कह सकते हैं कि एक
ताबू करके, या यह कह सकते हैं कि एक छोटे छोटे जो टीला होते जो बैठने के लिए जो काम आते हैं उसको बनाए जाते थे, या छोटे छोटे जो गरीब होते थे उनके लिए घर बनाए जाते थे, झोपड़ी जैसे कह सकते हैं। तो इस तरह से बनाए जाते थे। आगे अगर बात करते हैं इन्हीं के बारे में, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगर एक शहर के जैसा सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है एक शहर के जैसा एक नगरीय सभ्यता थी। इसी की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के 6 यानी कि 6 को सबसे बड़े बड़े नगर की अगर बात करें तो सब सिंधु सभ्यता के 6 सबसे बड़े बड़े नगर की अगर बात करें, जिसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, कताकी, गनवारी वाला, धौलावीरा और राखीगढ़ी तथा कालीबंगन नाम से ये 6 शहर है जो यहाँ का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़े बड़े शहर में आते हैं, जिसका पहला स्थान आता है किसका? धौलावीरा का। सबसे पहला स्थान धौलावीरा की अगर बात करें तो धौलावीरा में 3 सबसे बड़े बड़े चीज रहते थे। यहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा मकान की बात करें, सबसे छोटा छोटा मकान की बात करें, और सबसे प्लेन और सबसे पक्की ईंटों की बात करें तो यहाँ पर मौजूद होता था। आगे अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता, यानी कि हमारा जब देश आजादी हुआ, स्वतंत्रता मिलने के बाद हड़प्पा संस्कृति आपको पता होना चाहिए, जो हमारा जो संस्कार होता है, हम अपने आदर संस्कार किसी अपने बड़े बुजुर्गों से सम्मान करते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा से बात करते हैं, ये हमारा संस्कृति है। हम अपने जो कोई भी काम करते हैं, नित्य काम से लेकर के और हर एक काम को बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्रम में करते हैं, इसी को हम अपने आप में संस्कृति मानते हैं, और ये सिंधु सभ्यता की संस्कृति थी। और इसी के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा की संस्कृति सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे जा चुके हैं। हड़प्पा संस्कृति की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है कहां मिलता है? गुजरात में आपको मिलता है। अगर इसी की बात आगे करते हैं तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल एवं क्या होता है? सुतकोतला होता है, सुतकोतला है ना। और इसलिए जो जितने शहर होते थे पहले के जमाने के, जितने आपका बात करें तो जितने सभ्यता होता था वो नदियों के किनारे क्यों होते थे? क्योंकि पहले जमाने में परिवहन का कोई साधन नहीं था, कोई परिवहन नहीं होता था, इसलिए नदियों के सहारे से, नदी के किनारे इसलिए होते थे कि नदी से पानी भी पिया जा सके, साथ में खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, और उसके साथ में परिवहन के लिए साधन होते थे, जो नदी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आने जाने का काम करता था। इसलिए नदी के किनारे सभ्यता बनते थे या शहर बसाया जाता था। आगे अगर बात करते हैं तो कालीबंगन से जोते हुए खेत, नक्शा दीदार जो ईंट होते हैं, नक्शा दीदार वो ईंट आपका साक्ष्य यानी प्रमाण के रूप में मिल जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं मोहनजोदारो से, तो मोहनजोदारो से अन्नागार सबसे बड़ी इमारत पशुपतिनाथ की मूर्ति पशुपतिनाथ की मृत्यु जो 3 भुजाओं वाली, कितने भुजाओं वाली? 3 मुखों वाली, 3 भुजाओं वाली प्राप्त हुए थे। अगला अगर देखा जाए मोहनजोदारो से सन्नागार प्राप्त हुए, जिसके सन्ना कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा हुआ करता था, है ना। अगली अगर बात करते हैं तो देखेंगे ये सिंधु घाटी के कुछ चित्र है, और चित्र के माध्यम से हम आपको बता दें कि अगुनी कुंड लोथर और कालीबंगन से प्राप्त हुए। साथ में कहता कि मनके बनाने का कारखाने लोथन और चंददड़ों से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कहता है कि भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक इसलिए आप कह सकते हैं, कहता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक इसलिए कह सकते हैं कि पहले के जमाने के लिपि बोल करके हम लोग जो बोलते थे, बोल करके तो समझते थे, लेकिन भाव से समझ जाते थे। एक दूसरे से जो बात करने का होता था, वो बात का हम लोग अपने मन की भाव को बिल्कुल चित्र के द्वारा हम प्रस्तुत करते थे, ना कि लिख करके प्रस्तुत करते थे। क्योंकि लिखने के लिपि की बात करें तो पहले लिपि नहीं था, और लिपि उस समय अपने मन से यानी अपने भाव को चित्र के माध्यम से प्रकट करते थे। यानी एक दूसरे से जो माध्यम से हम लोग प्रकट करते हैं, अभी जो लिख करके प्रकट करते हैं, चित्र यानी कि लेटर लिख करके, समाचार पत्र में बुक लिख करके कोई कहानी वगैरह हम लोग लिख के बता देते हैं, या बोल करके रिकॉर्ड करके बताते हैं। लेकिन पहले वैसा नहीं था, पहले चित्र के माध्यम से लिखा करते थे, अपने भाव, मन के भाव को चित्र के माध्यम से बताते थे। इसीलिए उस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, यानी भाव चित्रात्मक वहां की सभ्यता थी। आगे अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य फसल होती थी वो क्या थी?
गेहूं और जौ थी। वहां पर चावल भी मिले और चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथर से प्राप्त हुआ। चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला, सबूत मिला, वो लोथल से प्राप्त हुआ। क्या से प्राप्त हुआ? लोथल से। अगली अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए बैलगाड़ी जो होते हैं, बैलगाड़ी के साथ साथ भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी के साथ साथ भैंसा गाड़ी का 2 पहिए से लेकर के 4 पहिए तक के गाड़ी का यूज किया करते थे। और उसके साथ साथ नदी के भी यूज बहुत अच्छे से करते थे, यानी कि नाव की। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र का भी उपयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्र आज के जमाने की बात नहीं है। आज से बात अगर करें तो 2000 इधर और 2000 साल उधर अगर पीछे चल जाओ, 4000 5000 साल पहले, 5000 साल पहले यानी पुराना ये सभ्यता है। तो 5000 साल पहले हम लोग अगर चल जाते हैं तो उस समय सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र भी मौजूद होते और वो भी मिला करते थे। तो उस समय की बात करें तो उस समय की सभ्यता में सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का भी यूज होता था, वो जमाने के लोग करते थे। आगे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे सारे शहर के बारे में, कौन शहर कब खोजे गए, अब भी प्रमाण समाज कौन किसने खोजा और किस नदी के किनारे मिलते हैं। अगर बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे हड़प्पा की, तो हड़प्पा का खोज जो करने वाले हैं उनका नाम है दयाराम साहनी एवं कथा के मधो स्वरूप बतस्य, जो 1921 ईस्वी में खोज किए। और ये कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और बता दे कि अभी पाकिस्तान का कथा के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। दूसरी अगर बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो है वो रखाल दास बनर्जी जो 1922 ईस्वी में इनका खोज किया। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये भी अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत मतलब सिंध राज्य में ये लरकाना जिला में अवस्थित है। लरकाना जिला में अभी भी मौजूद है और इसका प्रमाण इसको खोजा जा चुका है। किसने खोजा है? तो कहता कि लखान दास बनर्जी में 1922 ईस्वी में खोजे। अगला अगर बात कर दे तो हम लोग देखेंगे कि चंदुदड़ो कथा के गोपाल मजूमदार ये 1931 ईस्वी में खोज किए, जो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये भी पाकिस्तान प्रांत में है। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान प्रांत में मौजूद मिलता है। अगली अगर बात करें तो अगली बात हम लोग देखेंगे वो ये कालीबंगन है। क्या है? कालीबंगन है, जो बिब्बी लाल एवं बीके थापर जो 1953 ईस्वी में इसका खोज किए, जो घाघर नदी के किनारे अवस्थित है। कौन नदी के? जो घाघरा नदी के हम लोग नाम जानते हैं ना, तो घाघर नदी के किनारे अवस्थित है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। अगली अगर बात करें तो कोट दिलजी है ना, कोट दीजी। अब कोट दीजी जो शहर है जिसको फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में क्या किया? खोज किया। और ये भी सिंधु नदी के किनारे ही अवस्थित है और अब भी सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का कथा खैरपुर स्थान पर यह भी मौजूद है। उसकी बात अगर करें तो रंगपुर जो रंगनाथ राव 1953 से 1954 ईस्वी में इसका खोज किए और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। मादर नदी के किनारे स्थित है और ये भी जो है गुजरात में गठियावाड़ जिला में स्थित है। कौन जिला में? कहता काठियावाड़ जिला में स्थित है। काठियावाड़ जिला गुजरात की है ना। आगे अगर देखें तो रोपड़ नदी जो है ये यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 ईस्वी में इनको खोज किए, जो सतलज नदी के किनारे अवस्थित है और ये अभी पंजाब के रोपड़ जिला में मौजूद है। उसके बाद लोथर आता है। लोथर की बात करें तो रंगनाथ राव 1955 से 1962 ईस्वी में इसका खोज किए, जो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल नदी जो शहर है वो मौजूद है। एक और है जो आलिमगीरपुर। क्या? आलिमगीरपुर। और ये जो है यज्ञदत्त शर्मा, जो यहाँ पर अभी यज्ञदत्त शर्मा खोज किए, वही खोज किए थे 1958 ईस्वी में। और ये कथा के हिडंद नदी के किनारे स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। उत्तर प्रदेश के कौन जिला में? मेरठ जिला में आपका मिल जाता है। आगे अगर बात करें तो कथा की सुत कांडेरोर
है ना, शुद्ध कांगे डोर। अब इसकी बात करें तो कहता है कि ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्ट, कहता है 1927 से 1962 ईस्वी तक इन्होंने खोज किए, जो दासक नदी के किनारे स्थित है। और अभी ये पाकिस्तान के मरकान में, कहता समुद्र के तट के किनारे स्थित है। और बनमाली की अगर बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट, जो 1974 ईस्वी में खोज किए और रंगोई नदी के किनारे अवस्थित है। ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा के हिसार जिला में। उसके बाद धौलावीरा, जो रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही खोज किए 1990 से 1991 ईस्वी में। और ये अभी गुजरात के कच्छ जिला में है। गुजरात के कौन से जिला में? कच्छ जिला में अभी मौजूद है। बिल्कुल याद रखेंगे। अगली अगर बात देखा जाए तो ये हम लोग देखेंगे कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति यहाँ की प्रमुख क्या थी? पेशा थी, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। पर्दा प्रथा, है ना, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, यानी कि पेशा की तरह। कहता कि इस सभ्यता में सबो यानी मुर्दा जो है, मुर्दा को जलाने और गाड़ने की दोनों प्रचलित प्रथा थी उस समय। आज की समय की बात नहीं है, 5000 साल पहले की बात है। उस समय मुर्दा को जलाने का और गाड़ने का दोनों प्रथा मौजूद थी। जो आज हम लोग जलाते हैं हिंदू समाज में, और मुस्लिम समाज के लोग गाड़ते हैं, यानी कि दफन करते हैं। तो ये प्रथा जो, दोनों प्रथा जो आज से 5000 साल पहले भी मौजूद थी। कहता सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसका विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या थी? बाढ़। बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता क्या हो गया? विनाश हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। वहां के लोग तलवार, लाठी, भाला, मारने कटने वाली कोई चीज नहीं जानते थे। यानी बिल्कुल वहां पर शांति का माहौल हुआ करता था, शांति से लोग रहते थे। यानी शांति का प्रतीक आप कह सकते हैं, शांति का प्रतीक मान सकते हैं उसको। कहता है हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदारो जो है उसको मृतकों को, यानी मरे हुए सबों के टीला कहा जाता है। टीला मतलब वो जो ऊंचा वाला होता है ना, मिट्टी का जो ऊंचा टीला की तरह, उसको बोलते हैं टीला, जिसे टीला कहा जाता है। कहता है कि सर्वप्रथम घोड़ों के अवशेष, जो घोड़ा जो मर जाते हैं, मर जाने के बाद जो हड्डी गुड्डी जो अवशेष कुछ बच जाते हैं, उसको अवशेष कहते हैं। कहता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले घोड़े का अवशेष जो है सिंधु घाटी के सभ्यता में, कहता है कि सुरकोटदा में मिले थे। कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन करके और लाल रंग के बर्तन बनाया करते थे। आगे अगर बात करें तो आग में पकी हुई मिट्टी को कहता कि टेराकोट कहा जाता है। आग में जो पक जाते थे मिट्टी, उसको टेराकोट के नाम से जाना जाता है। आगे अगर देखें हम लोग तो ये देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृदेवी नाम के एक अथी होती थी, देवी होती थी, उनको पूजा बहुत ज्यादा किया जाता था, उपासना किया जाता था, है ना। अगली अगर बात देखें तो ये भी देखेंगे कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। एक विस्तृत, सबसे बड़ा, इतना बड़ा राज्य का, साम्राज्य का जुड़वा राजधानी, मतलब एक साथ में दो दो राजधानी हुआ करती थी, ये जुड़वा राजधानी कहा था। आगे समझेंगे। कहता है मेसोपोटामिया, जो दुनिया का सबसे प्राचीन क्या है? सभ्यता है। दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, है ना। तो इसके बारे में अगर जाने तो यहाँ के अभिलेखों में वर्णन किया गया है किसके? सिंधु सभ्यता का। कहता कि मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। कहता पशुओं के कुबड़ा वाला जो साढ़, पशुओं के जो ऐसा साढ़ होता है जिसके टीला बिल्कुल उठा हुआ रहता है, कुबड़ा वाला जो साढ़ होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो उसे विशेष पूजनीय माना जाता था, उसको पूजा किया जाता था। कुबड़ा वाला जो साढ़ होता था उसकी। कहता वृक्ष का पूजा, शिव पूजन, कहता वृक्ष पूजा एवं शिव पूजन प्रचलन में साक्ष्य में भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं कि वृक्ष का यानी पेड़ पौधों का भी पूजा किया जाता था, जो आज पूजा करते हैं हम लोग, तो सिंधु सभ्यता के समय में भी किया जाता था। आगे अगर बात करें तो ये देखेंगे कि मोहनजोदारो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिले, यानी कांसा का मूर्ति मिले, जो नर्तकी की, जो नाचने वाली जो होती हैं, उनकी मूर्ति मिले, नर्तकी की, कांसे का। चलिए
इतना रहा, और इतने जो है ये आपके लिए शायद काफी होंगे। और कुछ जो क्वेश्चन अगर बच जाते हैं या कुछ बच जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा में आते हैं, उन सबके हम अगले वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग से बस इतना ही निवेदन रहेगा, आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में शेयर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कीजिए। आपको हर एक प्रकार से जितना आपको उम्मीद रहेगा उससे ज्यादा आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलिए, थैंक यू।